खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास का क्रम तीसरा चैप्टर रहेगा भारतीय संविधान से संबंधित। आप देख रहे होंगे पहले हमने मूल अधिकार इसके पहले क्लास ले चुके हैं, प्रस्तावना क्लास हो चुकी है। आज हम लोग की क्लास रहेगी नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित रहेगा। ठीक है, आमतौर पर ये चैप्टर कठिन है। जो भी प्रश्न इससे आ चुके हैं वो भी इस क्लास में लगा दिए गए हैं, जो आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में भी है वो भी इस क्लास में है। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी। ठीक है, शुरू करते हैं यहां से। और सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। यह प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, जैसे मूल अधिकार पूछा गया था, मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है वो आपको बताए थे। उसके बाद ये भी याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी से संबंधित निम्नलिखित है। पहला पॉइंट देखिएगा, डीपीएसपी का निर्माण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। पूछा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है या वाद योग्य नहीं है या न्यायिक प्रक्रिया के अधीन नहीं है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डीपीएसपी को भाग 4 में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि कानून बनाते समय केंद्रीय और राज्य सरकार को इन डीपीएसपी को आदर्श के रूप में अपने सम्मुख रखना चाहिए। डीपीएसपी में कुछ अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए जो निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे अनुच्छेद 39 को। 39 क में क्या है, सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 43 क में क्या है, उद्योग में श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारिता। 48 क में क्या है, पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण। याद रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 में नहीं जोड़ा गया, इसमें एक और लोग जोड़ देंगे। ध्यान देखेंगे इसको। ठीक है, छठवां पॉइंट देखते हैं कि डीपीएसपी में उस अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़े गए थे जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 43 ख, याद रखिएगा, सहकारी समितियां। डीपीएसपी में कुछ अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए थे जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल व शिशु शिक्षा की बात इसमें की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। अनुच्छेद, अब देखिएगा ये प्रश्न बार बार आया हुआ है, यहाँ से सीधे अनुच्छेद पूछता है। क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल या कौन सा अनुच्छेद संबंधित जोड़ा गलत है। ठीक है, और खास तौर पे लास्ट में ये 50 से 51 वाले ये ज्यादा यहाँ से आते हैं। ठीक है, अभी हम टिक लगा देंगे, तो आप सीधे ध्यान से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, आपके एग्जाम में आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसमें शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 में, आर्टिकल 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा की बात करता है। 37 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। 38 में क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का है। 39 में क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है। 39 क में क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता या 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है। 39 ख में क्या है, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो। 39 घ में क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात पुरुष व महिला के लिए कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात पुरुष व महिला के लिए किस अनुच्छेद में है, तो 39 घ में है। याद रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 40, ये तो कई बार आ चुका है, पुराना हो चुका है। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का गठन है। 41 में क्या है, तो राज्य अपने आर्थिक विकास की सीमा के अंतर्गत
काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार नागरिकों को हो, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, निःशक्तता की दशा में है। क्या करेगा? राज्य अपने आर्थिक विकास की सीमा के अंतर्गत जो है ये सहायता पाने का अधिकार हुआ। अनुच्छेद 42 में 42 में क्या है? राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही जीवन यापन करना पड़े या काम की न्याय संगत व मनोचित दशाएं जैसे प्रसूति सहायता आदि। ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी जैसे कुटीर उद्योग, मनरेगा आदि। ठीक है। 44 में क्या है? समान नागरिक सिविल संहिता केवल गोवा राज्य में अंग्रेजों के समय लगा था, उसके बाद जो है उत्तराखंड में लगा था। याद रखिएगा, पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है। पूछा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया गया। ठीक है। अंग्रेजों के समय तो गोवा में ही लागू कर गया था, इसकी बात नहीं करेगा। वर्तमान पूछेगा, आंसर क्या लगाएंगे? उत्तराखंड लगाइएगा। ठीक है। कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, सभी मेरी क्लास को आप देखेंगे तो मैंने बता दिया है। प्रश्न बाहर से कहां से बनेगा? सभी कंटेंट को चूंकि हम लोग कई वर्षों से पढ़ाते हैं ऑफलाइन कंपटीशन कोचिंगों में, तो आइडिया है इस चीज को, तो हम लोग इसको बता देते हैं। ठीक है। 45 में देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 46वां संविधान संशोधन। चूंकि अभी अनुच्छेद 45 को 21 क में शामिल कर दिया गया है, तो फिर भी इसको जानिए। 46वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिशु शिक्षा की बात इसमें की गई है। ठीक है। और आगे जो है देखेंगे 46 में अनुच्छेद आर्टिकल 46वां में क्या है? तो राज्य के कमजोर वर्गों के लिए के विकास के लिए प्रावधान है, जैसे SC, ST, महिला और वंचित वर्ग के जो है विकास के लिए राज्य सरकार के लिए प्रावधान है। इसमें 43 में क्या है? पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर यानी रहन सहन, खान पान स्तर को ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट आप देखेंगे 48 में क्या है? कृषि व पशुधन के विकास की व्यवस्था करना। 48 क में क्या है? पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीव संरक्षण 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत है। ठीक है। 49 में क्या है? 49 में देखिएगा, ये आ चुका इंपॉर्टेंट है, 48 पूछा हुआ है। 48 और 48 को पूछा हुआ है। 48 पूछेगा तो कृषि व पशुधन के विकास की व्यवस्था करना, याद रखिएगा। 48 को पूछे तो पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीव संरक्षण 42वां संविधान 1976 के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तुओं का संरक्षण या राष्ट्रीय इमारत, स्मारक तथा भवनों की सुरक्षा करने का दायित्व राज्य का होगा, जैसे ताजमहल, किला आदि। ठीक है। और ये दोनों याद रखिएगा, अनुच्छेद 50 और 51 दोनों खूब पूछता है। 50 में क्या है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण का वर्णन किसमें है? तो 50 में है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए कार्य करना। ये ज्वलंत मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 51 से है। और कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण का संबंध किससे है? अनुच्छेद 50 से है। ठीक है। आइए देखते हैं, ये मेरा बुक निकला हुआ है, इसके विषय में थोड़ा आपको बताना था, 2 मिनट समय लूंगा। ये दोनों बुक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाला गया है, बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। जो भी आयोग ने सिलेबस दे रखा है 6 यूनिट में, तो 6 यूनिट के सिलेबस को समझ लीजिए, 50 चैप्टर बना दिया गया है और एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है। प्रश्न कहां से छुपेगा? सभी प्रश्न इसमें समझ लिए आ गए हैं, पूरी इसमें ताकत लगा दी गई है। यानी आयोग के सिलेबस के आधार पर 50 चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से 30 प्रश्न से बना गए हैं, दिए गए हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, याद रखिएगा। और इसमें करंट अफेयर भी है, 6 यूनिट है। ये सिर्फ हिंदी में है, इसमें 2 से 6 यूनिट है। और इस पुस्तक के विषय में बताना चाहूं तो बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है। इसमें अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुरूप है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसके 30 MCQ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, अपडेटेड तथ्य हैं। इसमें से जो चैप्टर पढ़िए, फिर उस चैप्टर से इसमें प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा अभी समय है आपको पुस्तक लेने के लिए, मेरी वेबसाइट से लीजिएगा, ताकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 से 3 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोशिश करिए कम्बो पैक लीजिएगा, कम्बो पैक में आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है। यानी एग्जाम सीधे डाट पे जाएंगे और वहां से आप बुक कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो ये नंबर आप देख रहे होंगे, इस पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है। बुक यदि देखना चाहें तो ये बुक है और बिल्कुल 1 लाइनर फॉर्म में दे दिए गए हैं, ताकि एग्जाम से पहले पढ़ने में दिक्कत ना हो और पढ़ते ही समय आपको समझ लीजिए याद आ जाएगा। एकदम वाक्य इसके लिए आसान लिखे वाक्य में दिए गए हैं और हर चैप्टर के बाद भी इसमें भी आपको 30 MCQ क्वेश्चन उससे संबंधित मिलेंगे। ठीक है। और ये हिंदी माध्यम है 2 से 6 में। और ये देखिएगा 1 से 6 यूनिट है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे, इधर इंग्लिश दिया है, हिंदी दिया है, नीचे आंसर इसका दिया गया है और सभी यूनिट्स इसमें प्रश्न दिए गए हैं। हर चैप्टर से
50 चैप्टर इसमें, मतलब कुल सिलेबस से 50 चैप्टर इसमें बना दिए गए हैं। ठीक है, आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हम लोग। और जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज है, ले सकते हैं। 1299 में 1299 प्रश्न है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का समय आ गया है और ये इसे आपको ले लेना चाहिए, सभी यूनिट का है, अपडेटेड तथ्य है, इसमें करंट अफेयर भी है। इसके लिए आप ये नंबर जो देख रहे हैं इस पे कॉल कर मैसेज करके आप चाहें तो डिस्काउंट कूपन ले सकते हैं, बात कर लीजिएगा, वो टीम द्वारा आपको डिस्काउंट कूपन दे दिया जाएगा। और इस टेस्ट में क्या है, आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी पीडीएफ पे वीडियो बनेंगे, उसी जो है टेस्ट है, फिर फाइनल टेस्ट है और फिर जाकर जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। इस कोर्स के साथ फ्री में क्या मिलेगा आपको, 100 मॉडल पेपर मिलेगा, सभी 3 बुक के ई पीडीएफ मिलेंगे, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सालभर पेपर मिलेगा और जो है लैपटॉप टैबलेट पे भी इसको दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी याद रखिएगा एग्जाम डेट तक है। और अपनी गलतियों की एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत जिलाए। ठीक है, तो दोस्तों आप ले सकते हैं, डिस्काउंट के ऊपर फोन करके आप प्राप्त कर सकते हैं और ये टीम से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्लास को आगे। यहां से आप सीधे सीधे याद रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बार बार वो प्रश्न को आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में वो प्रश्न आए हुए हैं। जब कंटेंट एक सीमा के अंदर होता है तो बाहर वो प्रश्न बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए इस चीज को यहाँ से देखेंगे, आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से आएंगे। यानी नीति निषेध सिद्धांत संबंधित महत्वपूर्ण जो है तथ्य निम्नलिखित है। पहला देखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है, कहां से किया गया है, तो क्या आंसर देंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको सम्मिलित किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न आ जाए कि कौन सा राज्य जो है कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो याद रखिएगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, ये बार बार ये ऑप्शन में दिया जाता है, ये नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में याद रखिएगा, प्रश्न कई बार आ चुका है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो है संविधान क्या है, शांत है। उसके बाद कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये याद रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो समान आचार संहिता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का किसका कर्तव्य है, तो इसको राज्य का ही कर्तव्य है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करे। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे बाध्यकारी बल क्या है, तो लोकमत का बल, याद रखिएगा ये बाध्यकारी बल है। और संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहां पाया जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो अवाद योग है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है। नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है, तो आयरलैंड से। जैसे पूछता है ना, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो प्रश्न बार बार रिपीट करता है, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा हमें किस देश से संविधान से प्राप्त हुई है, तो आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 43A में दिया गया है। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा, तो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये राज्य के नीति सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, कौन एक राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है, तो अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन, याद रखिएगा ये नहीं है। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन जो है इस सिद्धांत में नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य यही है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की
और सुविधा बैंक की सुविधा अनुसार दे चेक कहा है तो केटी शाह ने कहा है। याद रखिएगा, कई भी आ चुका है कि किसने नीति निषेध सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे चेक कहा है तो केटी शाह ने कहा है। कौन सा राजनीति नीति का नीति निषेध सिद्धांत नहीं है? कौन सा राजनीति का नीति निषेध सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति की समाप्ति। याद रखिएगा, ये राजनीति का नीति निषेध सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याणकारी संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य की नीति निषेध सिद्धांत में याद रखिएगा लोक कल्याणकारी संकल्पना सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कहां न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का संविधान है? अभी हमने बताया था, तो कहां है? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में है। नेक्स्ट है कौन भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशन सिद्धांत का भाग नहीं है? तो स्वयं विधि या पर्सनल लॉ का संरक्षण ये भाग नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है देता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इंपॉर्टेंट लाइन है। किस नीति निषेध सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है? तो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को समाजवादी माना गया है। नेक्स्ट है नीति निषेध सिद्धांत का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए। याद रखिएगा नीति निषेध सिद्धांत का महत्व है। ये चैप्टर चूंकि कठिन है इसलिए हमने इस वन लाइनर फॉर्म में कर दिया है ताकि आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद भी आ जाएगा और परीक्षा में आपसे इससे प्रश्न आए गलत नहीं होंगे। सभी कंटेंट इसमें डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है नीति निषेध सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हनन हो सकता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या लेंगे? भारतीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्लास रहेगी। उसके बाद हम लोग जो है भारतीय संविधान का ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा, फिर जो है नेक्स्ट चलेंगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास को ओवर करते हैं। ये बुक आप जो है हमारे वेबसाइट से मंगाएंगे, 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।